Yes, good morning to all the students of class 7th. We are discussing chapter number 1, when, where and how, and this is part second video. So are you all ready to understand uh, the chapter? We are moving forward in this chapter, and in this video we will start from page number 9. So we are starting from towards the end of the 15th century. This is the line from which we have to start our video today. Is it clear? So towards the end of the 15th century, European traders began trading with India. 15th century आते आते 15th century के एंड तक आते आते यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडिया के साथ में ट्रेडिंग करना शुरू करा. द फर्स्ट टू अराइव वर द पोर्चुगीज़, है ना. सबसे पहले जो इंडिया में जो यूरोपियन ट्रेडर्स आए वो थे पोर्चुगीज़. ओके, आगे देखिए. दे वर फॉलोड बाय द इंग्लिश, द डच एंड द फ्रेंच. तो पोर्चुगीज़ के साथ साथ स्टूडेंट्स इंग्लिश, द डच एंड द फ्रेंच, ये लोग भी पीछे पीछे आए. बाय द मिड 18th century, the English managed to oust the other European trading powers and started the process of conquering and colonizing India. 18th century के मध्य तक आते आते जो इंग्लिश थे, मतलब जो अंग्रेज थे, दे मैनेज टू आउस्ट का मतलब होता है निकाल देना या इविक्ट करना. तो उन्होंने क्या करा था, किस चीज़ में वो कामयाब हुए? दे आउस्ट द अदर यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स. इंग्लिश मैन जो थे उन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स को इविक्ट कर दिया, निकाल दिया. एंड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ कन्क्वेरिंग एंड कॉलोनाइजिंग इंडिया. उन्होंने क्या शुरू करा? एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया को शुरू करा जिसमें अब उन्होंने क्या करा? कॉन्क्वर करना शुरू करा. कॉन्क्वेरिंग का मतलब होता है विजयी होना या ओवरथ्रू. सो दे स्टार्टेड कॉन्क्यूरिंग एंड कॉलोनाइजिंग इंडिया. उन्होंने भारत को जीतना शुरू कर दिया, भारत पर विजय हासिल करना शुरू कर दिया. एंड कॉलोनाइजिंग का मतलब होता है आबाद करना या पॉपुलेट. तो उन्होंने भारत को आबाद कर दिया, पॉपुलेट करा. इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री, कि जो हमारी ज्योग्राफी है उसके ऊपर इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का क्या प्रभाव है. सो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ अवर ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री. दिस इज अवर हेडिंग, कि भूगोल का भारतीय इतिहास के ऊपर क्या प्रभाव है, ये अब हम देखेंगे. द ज्योग्राफी ऑफ अ कंट्री इन्फ्लुएंसेस इट्स हिस्ट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट. देखिए, हमारी जो कंट्री की ज्योग्राफी है वो हमारे इतिहास को, हमारी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है. टू अ ग्रेट एक्सटेंट. एक्सटेंट का मतलब होता है प्रभाव या इम्पैक्ट. Here we find some fascinating examples of how historical forces are shaped by geography. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कुछ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स देखेंगे. फैसिनेटिंग का मतलब है कुछ आकर्षक या इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखेंगे ऑफ हाउ हिस्टोरिकल फोर्सेस आर शेप्ड बाय ज्योग्राफी, कि कैसे ये जो आपके हिस्टोरिकल फोर्सेस हैं उनको ज्योग्राफी कैसे आकार देती है, शेप देती है, वो चीज़ हम देखेंगे. तो फर्स्ट है पोर्ट्स सच एज सूरत, मसूलीपट्टनम, कैम्बे एंड कोचीन बिकेम मेजर सेंटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड. पोर्ट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स बंदरगाह या सी पोर्ट्स, है ना. तो जो आपके पोर्ट्स होते हैं जैसे कि सूरत में है, मसूलीपट्टनम में है, कैम्बे में है, कोचीन में है, दे ऑल आर पोर्ट्स एंड दे बिकेम मेजर सेंटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड. ये एक मेजर सेंटर्स बन गए थे किस किस के लिए? एक तो इंटरनल ट्रेड के लिए और एक फॉरेन का मतलब है विदेशी व्यापार के लिए.
तो इंटरनल और फॉरेन ट्रेड के लिए दे बिकेम द मेजर सेंटर्स। सेकंड, द माउंटेन्स इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन राजस्थान led to the building of massive and strong forts in Chittorgarh, Jodhpur and Jaisalmer, which could not be easily breached by the enemy। देखिए, जो नॉर्थ इंडिया में जो माउंटेन्स थे, पर्वत थे, स्पेशली राजस्थान के अंदर, लेड टू द बिल्डिंग ऑफ मैसिव। मैसिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स अत्यधिक या वेरी बिग। इज इट क्लियर? आगे देखिए, तो राजस्थान में जो आपके माउंटेन्स थे, पर्वत थे, वो काफ़ी बड़े बड़े थे। दे आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स, जो आपके किले थे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में और जैसलमेर में। विच कुड नॉट बी ईजिली ब्रीच्ड बाय द एनिमी। ब्रीच्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स भेद देना। तो उनको ईजिली, आसानी से आप भेद नहीं सकते थे। किसके द्वारा? एनिमी के द्वारा, आपके दुश्मन के द्वारा आप उन्हें ब्रीच नहीं कर पाते थे, भेद नहीं पाते थे। द water scarcity in Gujarat and Rajasthan led to the creation of Baolis for storing water, which are recognized today as unique examples of water conservation। देखिए, वाटर स्कैरिसिटी, स्कैरिसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी या लैक या डेफिशिएंसी। इज इट क्लियर? तो पानी की कमी जो कि गुजरात में, राजस्थान में हुई थी, लेड टू द क्रिएशन ऑफ बाउलीज। वहाँ पर बाउलीज को क्रिएट किया गया। बाउलीज जो थे वो कैसे, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक रिजर्वायर होते हैं इन विच अ वाटर कैन बी स्टोर्ड। उसमें आप पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एज बाउलीज। दिस इज द टर्म फॉर स्टोरिंग वाटर। तो पानी को अगर आपको इकट्ठा करना था तो उसके लिए बाउलीज क्रिएट किए गए, बनाए गए, क्योंकि गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पर पानी की कमी थी। विच आर रिकॉग्नाइज्ड टुडे एज यूनिक एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, इनको क्या करा गया? रिकॉग्नाइज किया गया। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स पहचानना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो अब इनको एक तरीके से कैसे पहचाना गया? आजकल के टाइम में इनको कैसे हम पहचानते हैं? दे आर द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ वाटर कंजर्वेशन। बात चल रही है बाउलीज की। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए पानी का जो संरक्षण है, प्रोटेक्शन है, उसके लिए बाउलीज बनाए गए थे। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन या संरक्षण। आगे देखिए, ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड तक आते आते वार्स वर फॉट फ्रिक्वेंटली टू कंट्रोल द इम्पॉर्टेंट टेरिटरी बिटवीन द रिवर्स द गंगा एंड द यमुना एंड द गोदावरी एंड द तुंगाभद्रा। मिडिवल पीरियड तक आते आते जो युद्ध लड़े गए फ्रीक्वेंटली का मतलब है बारंबार, या आप कह सकते हैं हैपनिंग ऑफन। इज इट क्लियर? तो बार बार वो जो युद्ध थे वो लड़े जाते थे टू कंट्रोल द इम्पॉर्टेंट टेरिटरी, ताकि जो इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज़ हैं, जो आपके महत्वपूर्ण टेरिटरीज़ हैं, क्षेत्र हैं, एरियाज़ हैं, उनको क्या करा जा सकता था? कंट्रोल किया जा सके। बिटवीन द रिवर्स द गंगा एंड द यमुना, गंगा और यमुना जो रिवर्स थी उनके बीच में, एंड द गोदावरी एंड द तुंगाभद्रा। तो गोदावरी और तुंगाभद्रा ये दोनों भी रिवर्स हैं, और गंगा और यमुना भी आपके रिवर्स हैं। तो इनके बीच में, इन रिवर्स के बीच में जो क्षेत्र आते थे, एरियाज़ आते थे, उन पर कंट्रोल पाने के लिए, उन पर नियंत्रण पाने के लिए वार्स वर फॉट फ्रिक्वेंटली, वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी गईं बारंबार, ताकि इन इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज़ को बचाया जा सके या इन पर नियंत्रण पाया जा सके। कब की बात है ये स्टूडेंट्स? मिडिवल पीरियड की बात है। आगे आते हैं, इंसाइट इन बाबरनामा
द मुगल एम्परर बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, फाउना एंड कल्चर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देखिए, अब हम बात करना चाह रहे हैं एक और चीज़ के बारे में, जैसे कि बाबरनामा के बारे में आपने सुना होगा स्टूडेंट्स। तो बाबरनामा जो थी, जिसके अंदर बाबर ने, जो मुग़ल एम्परर था, मुग़ल शासक था बाबर, यूज़ द टर्म हिंदुस्तान, उसने हिंदुस्तान की जो टर्म थी उसको यूज़ किया था टू डिस्क्राइब द जोग्राफ़ी। इससे उसमें उसने क्या करा था, एक तो जोग्राफ़ी यानी भूगोल को थोड़ा सा वर्णित किया था, डिस्क्राइब किया था, फाउना के बारे में बताया था, एनिमल्स के बारे में बताया था, प्लांट्स के बारे में बताया था, एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कि जो भारतीय महाद्वीप है वहाँ पर किस टाइप का कल्चर है, किस टाइप की संस्कृति है, किस टाइप का फौना है, किस टाइप के प्लांट्स एनिमल्स हैं, और जोग्राफ़ी कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बाबरनामा में मुग़ल एम्परर बाबर ने बताया था, एंड ही यूज़ द टर्म हिंदुस्तान। आगे देखिए, इंडिया न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। तो इंडिया की नई और पुरानी टर्मिनोलॉजी, पर टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली या ग्लॉसरी। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड, इंडिया हैज़ बीन नोन बाय डिफरेंट नेम्स फ्रॉम आर्यवर्त टू हिंदुस्तान। देखिए, मिडिवल पीरियड की शुरुआत थी और जो इंडिया था उसको अलग अलग नाम से जाना गया, फ्रॉम आर्यवर्त टू हिंदुस्तान, है ना। भारत को आर्यवर्त भी बोला गया, हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान के नाम से भी जाना गया। इंडिया गॉट इट्स नेम हिंदुस्तान बिकॉज ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड द इंडस रिवर। इंडिया को जो नाम मिला था हिंदुस्तान, वो तब मिला था, क्यों मिला था, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग रहते थे इंडस रिवर के आसपास, तो वहाँ से इंडिया को अपना ये नाम मिला हिंदुस्तान। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स द सेम एज सिंधु इन संस्कृत। इट इज़ डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्राप्त किया या रिसीव किया। एक पर्शियन वर्ड होता है, वहाँ से हमने इसके नाम को, इंडिया का जो नेम था उसको प्राप्त किया। विच मीन्स द सेम एज सिंधु इन संस्कृत, संस्कृत में इसको सिंधु के नाम से जाना गया। हिंद इंडिकेट्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन पर्शियन एंड अरेबिक। हिंद का जो मतलब है स्टूडेंट्स, हिंद क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है। इंडिकेट्स का मतलब होता है दर्शाता है, स्पेसिफाइज। इट सो हिंद स्पेसिफाइज द इंडियन कॉन्टिनेंट इन पर्शियन एंड अरेबिक। हिंद का मतलब है, हिंद क्या दर्शाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको पर्शियन और अरेबिक इन दोनों लैंग्वेजेस में दर्शाता है। When the term Hindustan was used in the 30th century by the chronicler Manhaj us Siraz, he meant the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and the Yamuna, as this land was ruled by Delhi sultans। आगे देखिए, जब ये जो टर्म यूज़ की गई थी हिंदुस्तान, 13th सेंचुरी की बात है, तो 13th सेंचुरी के अंदर जब इस टर्म को यूज़ किया गया, हिंदुस्तान को जब यूज़ किया गया बाय द क्रॉनिकलर। क्रॉनिकलर का मतलब होता है इतिहास लेखक या हिस्ट्रियोग्राफर। तो उन इतिहास लेखक का नाम, उन हिस्ट्रियोग्राफर का नाम क्या था, मिन्हाज उस सिराज। उन्होंने 13th सेंचुरी में जब ये टर्म यूज़ की गई हिंदुस्तान, he meant the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and the Yamuna, as this land was ruled by Delhi sultans। उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि जो भी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा इन दोनों स्टेट्स में आ रहे हैं, एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना, गंगा और यमुना जो रिवर्स हैं वहाँ पर उनके बीच में जो लैंड है, ज़मीन है, उस ज़मीन पर
जो दिल्ली सुल्तान्स हैं उन्होंने क्या करा है, शासन किया है। तो उसका सीधा सीधा मतलब मिन्हाज उस सिराज का मतलब इन चीज़ों से था। जब हिंदुस्तान जैसी टर्म यूज़ की गई थी 13th सेंचुरी में। इज़ इट क्लियर? आगे देखेंगे। साउथ इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टर्म। साउथ इंडिया इस टर्म का हिस्सा नहीं थी। When Babur used the term Hindustan, he used it in a broader sense to include the geographical and cultural characteristics of the entire Indian subcontinent. जब बाबर ने इस टर्म को यूज़ करा, हिंदुस्तान जैसे टर्म का यूज़ करा, he used it in a broader sense, उसने इसको और थोड़ा सा broader sense में उसका यूज़ करा, to include the geographical and cultural characteristics of the entire Indian subcontinent. तो बाबर ने एक तो इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारतीय उपमहाद्वीप की जो जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी कि जो भौगोलिक विशेषताएं थीं, और जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थीं, जो कि सांस्कृतिक विशेषताएं थीं, उन दोनों को इसमें इस टर्म में शामिल किया। एट दैट टाइम दिस टर्म डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल मीनिंग एज इट हैज़ टुडे। उस समय इस टर्म का कोई अपना एक पॉलिटिकल, अपना एक राजनीतिक मतलब नहीं था, एज इट हैज़ टुडे, जैसा कि आज है। इंडिया इज़ ऑफन रेफर टू एज भारत इन द संस्कृत लिटरेचर। इंडिया को अभी भी हम भारत के नाम से जानते हैं। इन द संस्कृत लिटरेचर, जो संस्कृत साहित्य था उसके अंदर इंडिया को रेफ़र किया गया था टू द नेम एज भारत। इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज भारतवर्षम। भारत को हम इंडिया को हम भारतवर्षम के नाम से भी जानते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको आज का जो ये पार्ट है, पार्ट सेकंड है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू। In the next part, in the third part, we will discuss source of information.